जैसा कि अपने पार्ट वन में देखा, कंपनी ने रानी से चार्टर ले लिया, जहाज चल पड़े। सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे पोर्ट्स पे फैक्ट्रीज बन गईं। अब ये सिर्फ एक अंग्रेजी तिजारती कंपनी है जो लोकल राजाओं से इजाजत लेकर मसाले और कपड़ा खरीद रही है। लेकिन ध्यान दो तीन पॉइंट्स पे। हर फैक्ट्री के साथ थोड़ी सी फौज, गार्ड, तोपें भी आ रही हैं। कंपनी लोकल हुक्मरानों को गिफ्ट, कमीशन, लगान, मिलिट्री मदद देकर और फरमान्स लेकर अपने राइट्स मजबूत कर रही है। यूरोपियन दुश्मन भी हैं, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज, जो इसी ट्रेड के लिए लड़ रहे हैं। धीरे धीरे तीन बड़े कदम उठते हैं: फोर्ट्स और अपनी छोटी स्टेट्स। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, बॉम्बे में फोर्टिफिकेशन, कलकत्ता में फोर्ट विलियम। ये सिर्फ गोडाउन नहीं, छोटे छोटे किले हैं। इनके अंदर अंग्रेजी कानून चल रहा है, अपनी कोतवाली, अपनी कोर्ट, अपना हिसाब किताब, यानी ट्रेडिंग पोस्ट प्लस मिनी सिटी स्टेट। कंपनी लोकल नवाबों, बादशाहों से ऐसे मुआहदे करती है जहां वो कम टैक्स, ज्यादा सिक्योरिटी और स्पेशल ट्रेड राइट्स ले लेती है। इससे आसपास के हिंदुस्तानी ताजिर उनसे कम्पीट नहीं कर पाते। यहां से कंपनी के आदमी अब सिर्फ ताजिर नहीं, एक अलग अंग्रेजी बस्ती के अफसर लगने लगते हैं। फौज, पैसा और पॉलिटिक्स का नेक्सस। जहाज और फोर्ट बचाने के लिए कंपनी ने अपनी सिपाही फौज बनानी शुरू की। हिंदुस्तानी सिपाही, अंग्रेज अफसर। सिपाहियों की तनख्वाहें कंपनी के ट्रेड और रेवेन्यू से आती हैं। जितना ज्यादा कंट्रोल, उतना ज्यादा पैसा, उतनी बड़ी फौज। जब किसी लोकल नवाब या राजा से निजात होती, कंपनी तुरंत अपनी फौज से दबाव बनाती। कभी ट्रीटी साइन करवाती, कभी इंटरेस्ट के बदले कर्ज देती, कभी किसी राजा को गिराकर दूसरे को लाती। यानी सीधा सीधा फॉर्मूला। सिक्योरिटी के नाम पर सियासत। बंगाल, असली गेम चेंजर। 18वीं सेंचुरी के आगाज तक बंगाल, यानी आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और बिहार का हिस्सा, दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से था। मसलिन, सिल्क, जूट, चावल, सब कुछ यहां से निकलता। कंपनी का दिल भी यहीं लगा हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला को लगता था कि कंपनी हद से ज्यादा आजादी ले रही है, फोर्टिफिकेशंस बिना इजाजत मजबूत कर रही है, टैक्स और दस्तूरी से बच निकल रही है। टेंशन बढ़ता गया, कैलकाटा पर हमला हुआ। कंपनी ने इसे अपनी तौहीन समझा और यहीं से रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी की मिलिट्री सियासत बंगाल में फुल स्केल मोड में चली गई। अब कंपनी ने पहली बार खुलकर अंदरूनी सियासत खेलनी शुरू की। मीर जाफर जैसे लोगों को पैसे, मनसब, इख्ता और नवाब बनने का लालच देकर सिराजुद्दौला के खिलाफ मिला लिया। दरबार के अंदर ही अंदर साजिश, लेटरबाजियां, वादों का सिलसिला चला। बाहर से कंपनी के कैंप में फौज, अंदर से नवाब के कैंप में गद्दार। ये था उनका नया मॉडल। 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी। बैटलफील्ड पर जाहिरी तौर पे सिराजुद्दौला की फौज ज्यादा थी, कंपनी की कम। लेकिन असल में मीर जाफर और कुछ और सरदारों ने लड़ाई के वक्त अपनी फौज को साइड पर रखा, लड़ने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर की बारिश, तोपें गीली, कंफ्यूजन और फिर कंपनी की डिसिप्लिन फौज जीत जाती है। सिराज भागता है, पकड़ा जाता है और खत्म कर दिया जाता है। जीत के बाद क्या होता है? मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, लेकिन असली ताकत कंपनी के हाथ में। बंगाल के खजाने से कंपनी को ह्यूज पेमेंट्स मिलती हैं, वॉर इंडेमनिटी, गिफ्ट्स, जागीरें। ये पैसा वापस इंग्लैंड जाता है। शेयर होल्डर्स रिच होते हैं और लंदन में सब कहने लगते हैं, कंपनी सिर्फ ट्रेड नहीं कर रही, मुल्क जीत रही है। 1765 के करीब दीवानी राइट्स मिलते हैं, यानी बंगाल, बिहार, ओडिशा का रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्शन का हक कंपनी के पास आ जाता है। अब लोगों का लगान, जमींदारों का रेवेन्यू, सरकारी पैसा सब सीधा कंपनी के सिस्टम में। नवाब सिर्फ निजामत यानी लॉ एंड ऑर्डर, सेरेमोनियल रोल तक रह जाता है। कैश फ्लो कंपनी के पास। यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का काम फॉर्मली बदल चुका था। पहले हम तिजारत के लिए आए हैं, अब हम हुकूमत भी करेंगे और ट्रेड भी। इस स्टेज के एंड तक कंपनी के पास अपनी बड़ी फौज है, अपना रेवेन्यू सिस्टम है, अपने फोर्ट्स, पोर्ट्स, कोर्ट्स, जजेस हैं और बंगाल जैसे अमीर इलाके की हुकूमत असल में उनके हाथ में है। ये था पार्ट 2, जिसमें सूरत और फैक्ट्रीज से लेकर प्लासी और बंगाल की हुकूमत तक का सफर, जहां एक प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान की सियासत का किंग मेकर बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें और सीक्रेट फाइल्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।